अध्याय 56। घर पर सुनीता अपने बिस्तर पर अकेली बैठी थी और उस बिस्तर पर फैले आलीशान कपड़ों और बैगों को घूर रही थी। वह काफी देर तक चुप रही। वह इस बात से खुश नहीं थी कि कपड़े महंगे थे। उसे पता था कि उसके बेटे के पास कितना पैसा है। उसके लिए इतनी महंगी चीज खरीदना नामुमकिन था। उसे चिंता थी कि कहीं वह गलत रास्ते पर न चला गया हो। बहुत सोचने के बाद उसने उससे इस बारे में पूछने का फैसला किया, वरना उसे आज रात बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। सुनीता ने अपना फोन उठाया और अपने बेटे को फोन किया। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो माँ, सुनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपको काम में परेशान तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, मुझे आपके द्वारा भेजे गए कपड़े मिल गए हैं। सुनीता ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, इस बार आपने कितना खर्च किया? लगभग 1000 से थोड़ा अधिक। फोन पर बात करते हुए अर्जुन हंस पड़ा। सुनीता पैसों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम धीरे धीरे कमा सकते हैं। उसने उससे आग्रह किया, लेकिन हमारी कमाई का हर पैसा साफ सुथरा होना चाहिए। तुम किसी भी हालत में कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकते, समझे? माँ, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? अर्जुन ने उलझन में जवाब दिया, बेशक मैं कुछ भी गैरकानूनी नहीं करूंगा। मैं एक आदर्श नागरिक हूँ। जब तक आप कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। सुनीता ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मैंने आज ही एक समाचार देखा जिसमें एक युवक अचानक बहुत अमीर हो गया और उसने तरह तरह की विलासिता की वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया, तब जाकर सबको पता चला कि उसका सारा पैसा अवैध गतिविधियों से आया था। इस घटना ने मुझ पर गहरा असर डाला, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती थी और आपको याद दिलाना चाहती थी कि कभी भी गलत रास्ते पर न चलें। दफ्तर के अंदर अर्जुन अपनी मां के शब्दों से स्तब्ध रह गया। अगर वह अपनी मां के इशारे को नहीं समझता तो वह पूरी तरह से मूर्ख ही होगा। नहीं, क्या मां को कपड़ों की असली कीमत पता है? लेकिन उसे कैसे पता चल सकता था? लेकिन क्योंकि उसकी मां ने उसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा या कारण नहीं पूछा, इसलिए अर्जुन ने अनजान बनने का नाटक जारी रखने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास अभी कोई ऐसा ठोस स्पष्टीकरण नहीं था जो उसे मना सके। लेकिन अपनी मां को आश्वस्त करने के लिए उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैं इसे याद रखूंगा। चिंता मत करो मां, तुम्हारा बेटा एक आदर्श नागरिक है। मेरी कमाई का हर पैसा शुद्ध है, इसलिए तुम इसे बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे आपके बुढ़ापे में आपका भरण पोषण करना है, इसलिए मैं कभी भी कोई गैरकानूनी काम नहीं करूंगा या कानून नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर सुनीता मुस्कुराई। तुम मेरे बेटे हो, जब तक तुम कहोगे, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अर्जुन, धन्यवाद मां। कॉल खत्म करने के बाद अर्जुन ऑफिस के अंदर कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। वह आज के लिए तो इसे टालने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये कोई लंबे समय तक चलने वाला समाधान नहीं था। अपनी नई संपत्ति को विश्वसनीय साबित करने के लिए उसे अपनी मां के जन्मदिन का जश्न मनाने जाने से पहले एक बदलाव करना पड़ेगा। आखिरकार एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी के लिए इतनी कमाई करना तो नामुमकिन ही था। चाहे वह उसे कितना भी आश्वस्त करे या वह उस पर कितना भी विश्वास करे, समय के साथ उसके मन में संदेह अवश्य ही घर कर जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए वह या तो अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का नाटक कर सकता था, फिर उसकी कमाई उतनी ही होती जितनी वह बताता। उसकी मां को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। या फिर वह अपनी मौजूदा कंपनी में पदोन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है और कम से कम मैनेजर स्तर का उच्च स्तरीय कर्मचारी बन सकता है, और फिर अपनी मां को बता सकता है कि वह सालाना 10 लाख से अधिक कमा रहा है। दोनों विकल्पों की तुलना करें तो पहला विकल्प सरल था। ये सिर्फ दिखावा था ताकि उसकी मां को तसल्ली मिल सके। हालांकि दूसरा विकल्प थोड़ा अधिक कठिन था। इसके लिए न केवल क्षमता बल्कि सही संपर्कों की भी आवश्यकता थी। अर्जुन को अचानक ब्यूटी प्रोडक्ट परियोजना की याद आ गई जिसका वह प्रबंधन कर रहा था। सुमन सही थी, वह अकेले ये सब काम पूरा नहीं कर सकता था। उन्हें काम करने के लिए एक बाहरी टीम ढूंढनी पड़ी। संयोगवश उनके पास ठीक ऐसा ही एक संसाधन समूह था। आजकल बड़ी कंपनियों के कई कर्मचारी काम के बाद के समय का उपयोग पार्ट टाइम जॉब के काम करने के लिए करते हैं। वह पहले भी ऐसा कर चुका था, दूसरों द्वारा भेजे गए छोटे मोटे प्रोजेक्ट हाथ में लेकर। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं समूह में पूछूंगा और देखूंगा कि यह संभव है या नहीं। अगर एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है, तो मैं कुछ और लोगों को साथ मिलकर इस पर काम करने के लिए ढूंढ लूंगा। परियोजना जितनी कठिन होगी, अगर मैं उसे अकेले पूरा कर लूं और अच्छा काम करूं तो यह उतना ही प्रभावशाली होगा। कंपनी में मेरे पिछले योगदानों को देखते हुए मैं सीधे बॉस से पदोन्नति मांग सकता हूं। अगर बॉस ने इनकार कर दिया तो वह कंपनी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब सख्ती से पेश आने का समय आ गया है। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट के चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा, एक टर्मिनेशन लेटर लूंगा और कंपनी छोड़ दूंगा।
फिर मैं मीडिया से संबंधित एक फर्जी कंपनी शुरू करूंगा, अपना प्रस्ताव ब्यूटी प्रोडक्ट्स शाखा कार्यालय में ले जाऊंगा और उसे बेच दूंगा। मैं इसे जितने में भी मिल सके बेच दूंगा। मैं किसी भी सौदे में कभी नुकसान नहीं उठाऊंगा। इस तरह मेरी अपनी कंपनी होगी और मेरा पहला व्यावसायिक सौदा भी हो जाएगा। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपनी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट योजना को मां को नई संपत्ति के रूप में दिखा सकता हूं। मैं आगे बढ़ सकता हूं या पीछे हट सकता हूं। योजना एकदम सही है। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो अर्जुन ने मन ही मन खुद की पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक उनके फोन पर वीचैट का एक मैसेज आया। ये कल्याण ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर संजना का था। संजना, क्या आप वहां हैं? मैं आपसे कुछ कार्यक्रम संबंधी बातों पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहती हूं। क्या आप आ सकते हैं? अर्जुन, अभी दोपहर के भोजन का समय हो गया है। आप मुझे फोन पर ही क्यों नहीं बता देते? मैं बदलाव करके आपको भेज दूंगा। संजना, मुझे लगता है कि आमने सामने बैठकर इस पर चर्चा करना बेहतर होगा। मैं आपको दोपहर के भोजन पर भी आमंत्रित कर सकती हूँ। अर्जुन ने संदेश देखा और कुछ देर सोचा। ये ठीक लग रहा था। बहुत बढ़िया। उसके साथ लंच के बाद मैं एक रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क कर सकता हूँ और घर देखने जा सकता हूँ। अर्जुन, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। संजना, धन्यवाद। असुविधा के लिए क्षमा करें। मामला सुलझ जाने के बाद अर्जुन ने अपने बगल में बैठी छोटू से कहा, मुझे ज्वेलरी परियोजना के लिए कुछ काम निपटाना है। अगर कोई पूछे तो कृपया मेरी जगह काम संभाल लेना। जरूर, कोई बात नहीं। उसे आगाह करने के बाद अर्जुन उठा और चला गया। थोड़ी दूरी से ये देखकर आरती छोटू के पास गई और उत्सुकता से पूछा, भाई अर्जुन कहाँ गए? उन्हें कल्याण ज्वेलरी की एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए कुछ काम निपटाना था। आरती ने पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं लिया? मुझे याद है कि उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि अगली बार जब कल्याण ज्वेलर्स परियोजना से संबंधित कोई अवसर आएगा तो वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। शायद उन्हें इस बार इसकी जरूरत नहीं लगी। छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बार कार्यक्रम का विवरण तय हो जाने के बाद वह शायद आपको उद्घाटन से पहले प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए ले जाएगा। आखिरकार आप उस दिन के मेजबान हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आरती अवाक रह गई। क्या वह मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आज सुबह उसकी शिकायत कर दी? क्या इसीलिए उसने जानबूझकर मुझे अपने साथ नहीं ले गया? सुमन, जो जब भी उसे खाली समय मिलता था अर्जुन पर नजर रखती थी, ने उसे दोपहर के भोजन से पहले फिर से चुपके से जाते हुए देखा और उसे एक संदेश भेजा। सुमन, दोपहर के भोजन का समय लगभग हो गया है। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? कुछ ही देर में अर्जुन का जवाब आ गया। अर्जुन, एक खूबसूरत लड़की के साथ गहन बातचीत के लिए बाहर जा रहा हूँ और फिर हम साथ में दोपहर का भोजन करेंगे। संदेश पढ़ने के बाद सुमन ने भौहें सिकोड़ी। क्या नीतू वाकई इतनी आकर्षक है? वह कल रात ही गया था और आज फिर जा रहा है। क्या उसे खुद को थका देने की चिंता नहीं है? वापस लौटते समय अर्जुन अपनी चमकीली लाल कार में एक लाल बत्ती पर रुका हुआ था, तभी एक बेंटले कार उसके बगल में आकर रुक गई। अर्जुन ने एक नज़र घुमाई और उसे प्यार हो गया। एक स्पोर्ट्स कार से इतनी अलग दिखने वाली उस लग्जरी सेडान की मौजूदगी ने तुरंत ही उनकी अपनी स्पोर्ट्स कार को थोड़ा कम आकर्षक महसूस करा दिया। इसके अलावा भले ही स्पोर्ट्स कार देखने में आकर्षक हो, लेकिन ये हमेशा व्यवहारिक नहीं होती थी। इसमें सिर्फ एक ही यात्री बैठ सकता था। गाड़ी का ढांचा नीचा था और बैठने की जगह भी नीची थी। एक युवा व्यक्ति के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अगर उसकी माँ इसमें बैठती तो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और घर के पास कुछ ऐसी सड़कें भी थीं जिन पर वह गाड़ी चला भी नहीं सकता था। वह भी यही सोच रहा था कि कब वह अपनी माँ के जन्मदिन पर घर जाने के लिए खुद एक बेंटले कार खरीद पाएगा। तभी उसने मोहिनी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूजा को एक मोड़ पर सड़क किनारे कार का इंतजार करते हुए देखा। उनसे इस जगह पर आमना सामना होना। दुश्मनों के लिए दुनिया कितनी छोटी है, ये तो कहना ही क्या। अचानक उसके मन में एक शरारती विचार कौंधा। क्या तुम हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त की बात नहीं सुनती? फिर मैं तुम्हें मौके पर ही यह महसूस कराऊंगा कि उसके द्वारा धोखा दिए जाने का दर्द कैसा होता है। अर्जुन ने ब्रेक लगाया और उनके सामने गाड़ी रोक दी। उसने खिड़की नीचे की और पूछा, पूजा, क्या तुम गाड़ी का इंतजार कर रही हो? अर्जुन के अचानक प्रकट होने से मोहिनी और पूजा दोनों ही स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे सिर्फ आधे महीने से नहीं देखा था और अब वह पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। पूजा विशेष रूप से इस बात से हैरान थी कि वह वास्तव में रुककर उसका अभिवादन करेगा। लगता है कि हाल ही में मैंने उसे खुश करने के लिए जो संदेश भेजे थे, उनका आखिरकार असर हो गया है। पूजा मन ही मन बहुत खुश थी। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी गाड़ी मिलना मुश्किल है। हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। उसका मतलब स्पष्ट था कि अर्जुन उसको लिफ्ट दे दे। जाहिर है, अर्जुन उसका इशारा समझ गया। उसने जानबूझकर कहा, यात्री सीट पर एक के लिए जगह है। मोहिनी बोली, पूजा, चलो उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
मोहिनी ने कहा, उसे थोड़ा सा काला धन मिलता है और वह बेवकूफ़ों की तरह दिखावा करने लगता है। वैसे भी, ये कार शायद किराए पर ली गई है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन अचानक अमीर क्यों लगने लगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह सब नकली था, उसे चिढ़ाने के लिए। सिर्फ एक दिखावा था। आखिरकार, अगर वह सचमुच इतना अमीर होता, तो क्या वह अब भी उस 1 लाख रुपए से अधिक की रकम को लेकर परेशान होता जो उसे देनी थी? आज तक, उसके घर पर ही वो अदालती समन पड़ा हुआ था जो उसने उसे भेजा था। वो इस बारे में एक वकील से बात कर रही थी। वह एक पैसा भी वापस नहीं करने वाली थी। सिर्फ इसलिए कि आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और को नहीं मिलेगा। अर्जुन ने मोहिनी को नजरअंदाज करते हुए पूजा की ओर देखा और मुस्कुराया। ठीक है ना? मोहिनी, तुम खुद ही गाड़ी का इंतजार कर लो। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अर्जुन के साथ जाऊंगी। पूजा ने कहा, और मोहिनी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच, वह कार का दरवाजा खोलने और अंदर बैठने के लिए आगे बढ़ी। रुको, तुम तो मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो। मोहिनी ने हैरानी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उसकी कार में कैसे बैठ सकती हो? हाल ही में, अर्जुन का पक्ष जीतने के प्रयासों में पूजा ने मोहिनी के साथ अपना संपर्क धीरे धीरे कम कर दिया था। जब भी मोहिनी उसे खरीदारी के लिए जाने को कहती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। फिर भी, उसने अपना दिखावा पूरी तरह से नहीं छोड़ा था और एक अच्छी सहेली की भूमिका निभाती रही। अर्जुन ने जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय, उसने पूजा की ओर अर्थपूर्ण भाव से देखा और कहा, क्या यही तुम्हारा मतलब था जब तुमने कहा था कि तुम उससे सारे संबंध तोड़ दोगी? पूजा इस तरह के अच्छे अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। इस बिंदु पर, उसने दिखावा करना बंद कर दिया। उसने तुरंत मोहिनी का हाथ झटक दिया और अर्जुन के सामने ही अपना सही रवैया प्रदर्शित किया। मोहिनी, किसने कहा कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ? पूजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अपना हाथ मोहिनी के हाथ से झटक लिया और तिरस्कार से बोली, तुम्हारे घिनौने कामों के बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। तुम्हारी शादी होने वाली थी और तुम अभी भी दूसरे मर्दों के साथ मौज मस्ती कर रही थी। अच्छा हुआ कि अर्जुन ने तुमसे शादी नहीं की। मोहिनी कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गई, फिर गुस्से से बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बेशक मैं। पूजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं माना। मेरे दिल में सिर्फ अर्जुन है। तुम उसके लायक कभी नहीं थी। मोहिनी अवाक रह गई। वैसे, मैं आपको एक और बात बता दूं। पूजा ने कहा, मैंने पहले तुमसे झूठ बोला था। जिस रोहन के साथ तुम अभी हो, वह असल में जुए का आदी है। तुम्हारा पैसा निवेश नहीं था, उसने इसे गुंडों से लिए गए अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया। और हाँ, उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं, इसलिए अमीर आदमी की पत्नी बनने का अपना सपना छोड़ दो। अब तुम बस दूसरी औरत हो। तुमने उसे अपना शरीर दे दिया और अपना सारा पैसा खो दिया। नहीं, ये सच नहीं है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के मुंह से ये शब्द सुनकर मोहिनी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिससे वह इतनी करीबी थी, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इस पर विश्वास करें या नहीं? पूजा ने गर्व से कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अर्जुन को छोड़ दिया। इससे मुझे मौका मिल गया। तो, धन्यवाद, मेरी प्यारी सबसे अच्छी दोस्त। मोहिनी एक बार फिर अवाक रह गई। ये सब कहने के बाद, पूजा ने कार में बैठे अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, अब तुम संतुष्ट हो। जब एक महिला दूसरी महिला को नीचा दिखाने का फैसला करती है, तो वह सचमुच निर्दयी हो सकती है। अर्जुन ने अचंभित मोहिनी की ओर देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। संतुष्ट? अच्छी बात है। इतना कहते ही पूजा ने पोश के यात्री दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, और वह मोहिनी की ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे सीट पर बैठना चाहती थी। लेकिन उसने पाया कि वह खुल नहीं रहा था। उसने उससे पूछा, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? ओह, ये खुल नहीं रहा। अर्जुन ने मासूमियत से कहा, शायद दरवाजा टूट गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूजा एकदम स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अर्जुन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या आपने सच में मेरी बात मान ली? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, अर्जुन मुस्कुराया, गाड़ी की एक्सीलरेटर दबाए और तेजी से निकल गया, पूजा को पीछे छोड़ते हुए, जो अचंभित रह गई थी। अर्जुन को बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। और साथ ही, अर्जुन ने सोचा, वे यही सड़क पर लड़ना शुरू तो नहीं करने वाले हैं, है ना? अचानक, सिस्टम रिवॉर्ड नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। अपनी मनमर्जी करने और अपनी पूर्व प्रेमिका और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ खिलवाड़ करने के कारण, मेजबान ने असाधारण रूप से खुशनुमा माहौल बना लिया है। इनाम, 1 मिलियन नकद। बैंक खाते में शेष राशि, 6,50,000। सिस्टम की आवाज सुनकर अर्जुन सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि क्षणिक रूप से लिया गया उनका बदला वास्तव में उन्हें 10 लाख डॉलर दिला देगा। इससे उसके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो जाएगा।
सड़क किनारे वापस आकर पूजा ने अर्जुन को गाड़ी चलाते हुए जाते देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि वह अपने पैर पटक सकती थी। अर्जुन, तू कमीना है। अपना श्राप देने के बाद वह पीछे मुड़ी और मोहिनी के क्रोधित चेहरे को देखकर अचानक उसे डर लगने लगा। मोहिनी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा और अपना आपा खो बैठी। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पूजा ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें मुझसे बेहतर जीवन जीते हुए नहीं देख सकती। क्यों? तुम ये तो नहीं भूले कि तुमने कॉलेज के दिनों में मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, है ना? पूजा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम शायद भूल गए होगी, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, तुम्हारे करीब आने का मेरा एकमात्र कारण बदला लेना था, तुम्हें ठीक वैसा ही इंसान बनाना था जिसे तुम कभी नीचा समझती थी। क्या तुम इतने अहंकारी और घमंडी नहीं थी? इतने श्रेष्ठ नहीं थी? क्या तुम लालची महिलाओं को नीचा नहीं समझती थी? अब खुद को देखो, तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर है। कम से कम मैं कुछ घटिया कारनामों के बाद किसी अमीर आदमी के बिस्तर पर बेवकूफों की तरह नहीं चढ़ जाऊंगी। मोहिनी अवाक रह गई। वैसे, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अर्जुन तुम पर मुकदमा कर रहा है? पूजा ने नरमी से उसे याद दिलाया, तुम्हें अब ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि तुम उसका बदला कैसे झेलोगी। तुमने जो किया है, उसके बाद उसके जैसा आदमी इसे यूं ही नहीं जाने देगा। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुस्से से आग बबूला होकर मोहिनी ने अपना बैग सीधे जमीन पर फेंक दिया। मोहिनी और पूजा को चिढ़ाने के बाद अर्जुन अपनी स्पोर्ट्स कार से संजना के साथ अपनी तय मुलाकात की जगह पर पहुंचा। ये जगह साइनिंग मॉल के पास एक छोटा सा फैशनेबल कैफे था। संजना के सामने मेज पर एक कप कॉफी रखी थी। वह इस समय अपनी ठुड्डी एक हाथ पर टिकाए हुए थी और अपना सिर घुमाकर उसे देख रही थी। सूरज की रोशनी में नहाए हुए अर्जुन को पहली बार संजना को उसके काम के कपड़ों के बाहर अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। उसने सुनहरे रंग की आधी आस्तीन वाली मिडी ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे हल्के घुंघराले बाल कानों के पीछे टिके हुए थे और नीचे लहरा रहे थे। उसकी कोमल नैन नक्श के साथ उसमें एक शांत सौम्यता थी, जैसे स्थिर जल जो एक दयालु और गुणी पत्नी का आभास कराती थी। भले ही उसकी आभा सुमन के स्तर की न हो, लेकिन केवल दिखावट के मामले में वह निश्चित रूप से एक खूबसूरत महिला है। आप लंबे समय से इंतजार कर रही है। एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद अर्जुन मुस्कुराया और चलकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। नहीं, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। जब मैनेजर संजना मिलने के लिए कहती हैं तो मैं देर करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अर्जुन ने मजाक में कहा, मैं यहाँ तक उड़ते हुए आया था। मैं बार बार रेड लाइट पार करने से बचा। हाँ, खैर, सावधानी बरतना ही बेहतर है। सुरक्षा सर्वोपरि। वह उसकी मजाक भरी बातों पर हंस पड़ी, फिर बोली, आपको किस तरह की कॉफी पसंद है? मुझे आपकी पसंद का पता नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही एक कॉफी ऑर्डर कर दी है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप कुछ और ले सकते हैं। मुझे कोई खास पसंद नापसंद नहीं है, सब ठीक है। संजना ने कहा, आज आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। चिंता मत करो, यह मेरे काम का हिस्सा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो इस बार क्या बात है? ये सेट डिजाइन के बारे में है। संजना ने नाटक करते हुए अपने बैग से टैबलेट निकाला और डिजाइन के चित्र खोल लिए। उसने कहा, यहाँ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे कुछ और चमकीले रंगों से सजा दें तो बेहतर होगा? और यहाँ, मुझे लगता है। टेबल के उस पार से स्क्रीन को देखना असहज महसूस करते हुए अर्जुन बस उठकर संजना के बगल में बैठ गया और इस पर चर्चा करने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ चमकीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। वे एक दूसरे के बगल में बहुत करीब बैठे थे। बातचीत के दौरान उनके कंधे और बाहें कभी कभी एक दूसरे से छू जाती थीं। संजना चुपके से अपने बगल में बैठे आदमी को देख रही थी और उसके दिल में एक अजीब, अवर्णनीय भावना पनपने लगी थी। लोग हमेशा कहते हैं कि एक आदमी सबसे ज्यादा आकर्षक तब लगता है जब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। इस समय उसकी नजरों में बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसे यह माहौल, यह एहसास बहुत पसंद था। अगर वह उसका पति होता तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होती। वहां उसकी होने वाली पत्नी बनने और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती। क्या आपका कोई प्रश्न है? अपने आप को हैरानी से घूरते हुए देखकर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। कार्यक्रम कुछ ही दिनों में है। आइए इस बार सब कुछ अंतिम रूप देने की कोशिश करें। नहीं, संजना अचानक होश में आई और शर्मिंदा मुस्कान के साथ बोली, नहीं, मुझे लगता है कि आपकी बात सही है। मैं आपके सुझावों को मान लूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अवाक रह गया।
संजना ने अपना टैबलेट एक तरफ रख दिया और कहा, देर हो रही है, क्यों न हम दोपहर का खाना खाने चलें। जरूर। खाना खाते समय अर्जुन ने महिला एंकर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने संजना को पहले उम्मीदवार की तस्वीर भेजने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनके फैसले पर भरोसा था। खाना कोई खास नहीं था, बस एक साधारण सा सड़क किनारे का रेस्तरां था। संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, ऐसी जगह पर तुम शायद अक्सर खाना नहीं खाते हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले सड़क किनारे के स्टॉलों पर बहुत खाना खाता था। संजना की नज़रों में अर्जुन किसी अमीर वारिस की तरह व्यवहार नहीं करता था, वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसकी हरकतें बिल्कुल स्वाभाविक थीं। उसने आसपास के माहौल के प्रति कोई अरुचि नहीं दिखाई, बस एक स्टूल ढूंढा, बैठ गया और खाने में मग्न हो गया। आपको पता है, जिस जगह आप मुझे लाए हैं वहां का खाना वास्तव में काफी अच्छा है। अर्जुन ने एक निवाला लिया और प्रशंसा करते हुए कहा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ इसे चखने के लिए लाऊंगा। मुझे ये संयोगवश ही मिल गया। संजना मुस्कुराई। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको यहाँ दोबारा दावत दे सकती हूँ। ओह, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। कोई बात नहीं, मैं इसे वहन कर सकती हूँ। संजना ने पूछा, वैसे खाना खाने के बाद क्या आप सीधे कंपनी वापस जा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ और काम करना है। अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और योजना है? नहीं, बस पूछ रही थी, संजना ने कहा। जैसे ही दोनों का खाना खत्म होने वाला था, अर्जुन को एक रियल एस्टेट कंपनी से फोन आया। नमस्कार, श्रीमान अर्जुन। फोन पर विशाल ने हंसमुख अंदाज में पूछा, मैं सोच रहा था कि क्या आप अभी खाली हैं? मैं आपको कुछ संपत्तियां दिखाने के लिए लेने आ सकता हूं। जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी कार है। हम थोड़ी देर में बिल्डिंग प्रवेश द्वार पर मिल सकते हैं। ठीक है, श्रीमान अर्जुन। अब आप अपना काम जारी रख सकते हैं। फोन रखने के बाद अर्जुन मुस्कुराया। मैनेजर संजना, दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ और काम निपटाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। उसने गोपनीयता बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए संजना ने उसकी बातचीत का सार सुन लिया था। अर्जुन को जाते देख संजना 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, अर्जुन, अभी अभी तुम्हारी कॉल से, क्या तुम घर खरीदने जा रही हो? हाँ, अर्जुन ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरा वर्तमान घर थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में एक एजेंट से मिलने जा रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉपर्टी देख सकूँ। घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। आपको अपने साथ कुछ लोगों को लाना चाहिए ताकि वे घर को अच्छी तरह से देख सकें। संजना ने आगे कहा, खासकर आजकल डेवलपर्स बेईमान हो सकते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं तो ठगे जाना आसान है। लगता है मैनेजर संजना को इस बारे में काफी जानकारी है। मेरा एक सहपाठी था जो पहले रियल एस्टेट एजेंट हुआ करता था, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। संजना मुस्कुराई और बोली, वैसे भी आज दोपहर मेरे पास और कोई काम नहीं है। क्या मैं आपके साथ चलूं और एक नज़र डालने में आपकी मदद करूं, एक और नज़र बन जाऊं? जरूर, धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत सराहना होगी। हालांकि अर्जुन को इसकी कोई खास चिंता नहीं थी, लेकिन इस तरह के उदार और सक्रिय प्रस्ताव को ठुकराना असभ्यता होगी। इसके अलावा, जब वह बाहर जाता था तो उसके साथ एक खूबसूरत महिला का होना उसकी छवि के लिए हमेशा अच्छा होता था। तो, खाना खत्म करने के बाद दोनों आशियाना अपार्टमेंट के लिए रवाना हो गए। संजना के जीवन में यह पहली बार था जब वह किसी स्पोर्ट्स कार में बैठी थी। पोर्श 911 की यात्री सीट पर बैठी हुई, उसे एक ऐसी संतुष्टि का एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर महिला में थोड़ा बहुत घमंड होता है, बस बात यह है कि क्या वह इसे काबू में रख सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में कभी इस तरह से यात्री सीट पर बैठने का मौका मिलेगा, और सड़क पर दूसरी महिलाओं को ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए देखने का मौका मिलेगा। यह ऐसी चीज थी जो उसके पिछले चाहने वाले उसे कभी नहीं दे सकते थे। सच तो यह है कि वह भौतिकवादी महिला नहीं थी। उसे अपने जीवन में इस तरह की विलासितापूर्ण चीजों की जरूरत नहीं थी। जब तक एक कपल खुश हैं और एक अच्छा जीवन बनाने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं, बस यही मायने रखता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उन्हें अपने साथी की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। वह पैसे के पीछे भागने वाली महिला नहीं थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि कई चीजें केवल पैसे से ही हासिल की जा सकती थीं। और फिर वहां अर्जुन था, जो ठीक उसके बगल में बैठा था। वह उसकी सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरता था। क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? चाहे ये सफल हो या ना हो, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि मैंने कोशिश तो की। जिस समय संजना का मन ख्यालों में खोया हुआ था और वह दिवास्वप्न में डूबी हुई थी, उसी समय वे आशियाना अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। अर्जुन ने कार को सड़क के किनारे पार्क किया और संजना को रियल एस्टेट कंपनी के एजेंट से मिलने के लिए सामुदायिक प्रवेश द्वार तक ले गई।
विशाल ने पहले ही चमकीली लाल पोर्श 911 को आते हुए देख लिया था और उसने अर्जुन को कार से बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्राहक इतना युवा होगा। श्रीमान अर्जुन, नमस्कार। जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, विशाल ने उत्सुकता से आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। मैं विशाल हूँ, रियल एस्टेट कंपनी का सेल्स मैनेजर। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, अर्जुन ने विक्रेता विशाल को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमें अपार्टमेंट दिखाए। जी हाँ, श्रीमान अर्जुन। कृपया इधर आइए। विशाल ने अपने बगल में खड़ी संजना की ओर एक नजर डाली। उसकी आंखों में ईर्ष्या का हल्का सा भाव था। अमीर लोगों के साथ कभी बदसूरत औरतें नहीं होती, वे सब उच्च कोटि की होती हैं। उसने झट से अपनी नजरें हटा लीं और कहीं और देखने लगा। वह ग्राहक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मुलाकात के बाद तीनों का समूह आवासीय परिसर में चला गया। विशाल ने आगे बढ़कर हाथ के इशारों से अर्जुन का मार्गदर्शन किया और प्रॉपर्टी के बुनियादी विवरणों का परिचय देना शुरू किया। सच तो यह है कि अर्जुन इस जगह से पहले से ही अच्छी तरह परिचित था। आखिरकार, वह कल रात ही यहाँ घूमने आया था और लगभग यहीं रुकने वाला था। लेकिन उसने उसे बीच में नहीं टोका। हमारा आशियाना अपार्टमेंट एक उच्च स्तरीय आवासीय परिसर है। यूनिटें आमतौर पर पूरी तरह से सुसज्जित बेची जाती हैं। इसमें 2 मुख्य फ्लोर प्लान हैं, जिनमें प्रत्येक लिफ्ट लॉबी में 2 यूनिटें हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख वाले यूनिट थोड़े छोटे हैं। संपत्ति के दस्तावेज में इनका क्षेत्रफल 230 वर्ग मीटर बताया गया है, लेकिन वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्रफल लगभग 260 वर्ग मीटर है, क्योंकि इनके साथ 30 वर्ग मीटर की एक भव्य बालकनी मुफ्त में मिलती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख वाली ये सटी हुई इकाइयां थोड़ी बड़ी हैं और इनमें हवा का प्रवाह बेहतर है। इनका क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है, लेकिन 30 वर्ग मीटर की बालकनी को शामिल करने पर वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्रफल 290 वर्ग मीटर हो जाता है। मंजिलों की बात करें तो हमारे पास कुल 19 मंजिलें हैं। फिलहाल बिल्डिंग बी में 19वीं मंजिल पर केवल एक यूनिट उपलब्ध है। बाकी यूनिटें 17वीं और 12वीं मंजिल पर हैं, जिन पर श्री अर्जुन विचार कर सकते हैं। अर्जुन, संजना ने बगल से फुसफुसाते हुए याद दिलाया, इस तरह के बड़े फ्लैट के लिए मेरा सुझाव है कि जितनी ऊंची इमारत हो उतना बेहतर है। मुझे पता है। चलो 19वीं मंजिल वाला अपार्टमेंट देखते हैं। अर्जुन ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और अपार्टमेंट पर नजर गड़ा दी थी। वह यहाँ इसलिए खरीदना चाहता था ताकि वह लीना और सुमन का पड़ोसी बन सके। सुमन और लीना 19वीं मंजिल पर रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह केवल 19वीं मंजिल पर ही एक अपार्टमेंट खरीदेगा। हे, लगभग 12 मिनट बाद विशाल उन दोनों को लिफ्ट से ऊपर ले गया और सुमन के सामने वाले फ्लैट में पहुंच गया। जैसे ही संजना ने अंदर कदम रखा, वह आधुनिक आलीशान सजावट और विशाल बैठक कक्ष को देखकर दंग रह गई। ये जगह सिर्फ लिविंग रूम ही मेरे पूरे अपार्टमेंट जितना बड़ा है। विशाल ने अपने बैग से स्पार्कलिंग वाटर की 2 बोतलें निकाली, उन्हें अर्जुन और संजना को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों कृपया थोड़ा पानी पी लें और थोड़ी देर आराम करें। फिर मैं आपको अपार्टमेंट का और अधिक विस्तृत दौरा कराऊंगा। हालांकि वह आलीशान घर बेचते थे, लेकिन वे खुद कभी ऐसे घर में रहने का खर्च वहन नहीं कर सके। इन धनी ग्राहकों को अपार्टमेंट बेचकर कमीशन कमाने के लिए आपको उनके साथ राजाओं जैसा व्यवहार करना होगा। आप ग्राहक को जितना अधिक सहज महसूस कराएंगे, उनके खरीदने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार अपार्टमेंट देखने वाला हर व्यक्ति उसे खरीदता नहीं है। अब महामारी के कुछ साल बीत जाने के बाद कई लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इसलिए अपार्टमेंट अब उतनी आसानी से नहीं बिक रहे हैं। अधिकांश मामलों में ग्राहक या तो अपार्टमेंट खरीदते नहीं हैं, या निर्णय लेने से पहले उन्हें कई बार अपार्टमेंट देखना पड़ता है। विशाल ने पहले ही मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। उसे आज सौदा पूरा होने की उम्मीद नहीं थी, आज तो बस एक प्रारंभिक झड़प ही थी। उनका लक्ष्य अपनी प्रस्तुति के माध्यम से ग्राहक को पहले अपार्टमेंट से प्यार करवाना था। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इस विक्रेता की सेवा उत्कृष्ट है। कुछ मिनट आराम करने के बाद विशाल ने उन्हें अपार्टमेंट का दौरा कराया और कमरों के बारे में विभिन्न विवरणों को कुशलतापूर्वक समझाया, जिसमें डिजाइन की अवधारणा, निर्माण सामग्री और फर्नीचर के ब्रांड शामिल थे। चूंकि यह एक आलीशान और पूरी तरह से सुसज्जित यूनिट थी, इसलिए निर्माण के दौरान ही अधिकांश आंतरिक कार्य पूरे हो चुके थे। यह ऐसी जगह थी जहां आप सिर्फ अपना सामान लेकर तुरंत रहने जा सकते थे। हालांकि अगर मालिक मौजूदा सजावट से संतुष्ट नहीं थे, तो वे अपना खुद का डिजाइनर नियुक्त कर सकते थे, जगह को फिर से डिजाइन कर सकते थे और अपनी पसंद के फर्नीचर और शैली से सब कुछ बदल सकते थे। आखिरकार इस संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी आंतरिक साज सज्जा मॉड्यूलर थी और इसे किसी भी समय आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। आप चाहें तो पूरी जगह को खाली करके उसे नए सिरे से भी बना सकते हैं, हालांकि यह काफी महंगा होगा। विशाल के मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने अपार्टमेंट के हर कोने का भ्रमण किया। उनका रवैया अच्छा था और उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया।
संजना ने ये सब देखा और अर्जुन के साथ साथ अमीरों की जीवन शैली का स्वाद चखा। यह विभिन्न सामाजिक स्थितियों के कारण उत्पन्न अंतर है। आम लोगों की नज़र में अमीर होना ही राजा होने की निशानी है। टीवी पर देखने के अलावा संजना ने कभी इतने विशाल आलीशान फ्लैट में कदम नहीं रखा था, पूरा 290 वर्ग मीटर। उसे ऐसा लगा जैसे वह ग्रैंड व्यू गार्डन में आ गई हो। अपार्टमेंट में हर बेडरूम बहुत बड़ा था। उसके विपरीत आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि 1.5 मीटर का बिस्तर लें या 1.8 मीटर का। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1.8 मीटर का बिस्तर नाइट स्टैंड के लिए पर्याप्त जगह छोड़ेगा या अलमारी के दरवाजे अवरुद्ध हो जाएंगे। यहाँ इतनी जगह थी कि 1.8 मीटर के बिस्तर की तो बात ही छोड़िए, आप 3 मीटर का बिस्तर भी आराम से रख सकते थे और फिर भी जगह बच जाती। कपड़ों की बात करें तो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ हर बेडरूम में अपना अलग वॉक इन क्लोजेट और अटैच्ड बाथरूम था। खास तौर पर मास्टर बेडरूम में फर्श से छत तक कांच की पूरी दीवार थी, जिससे एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। और निजता के लिए कांच एक तरफा था, आप बाहर देख सकते थे लेकिन कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। कांच की दीवार के सामने एक विशाल बाथटब था, जो इतना बड़ा था कि उसमें 2 लोग आराम से नहा सकते थे। संजना कल्पनाओं में खो गई। अगर मैं यहाँ अपने प्रियजन के साथ होती, टब में आराम से बैठकर शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही होती, तो कितना खूबसूरत होता। लेकिन जब अर्जुन ने ये डिज़ाइन देखा तो उसके विचार एक अलग ही दिशा में चले गए। तो सुमन के बेडरूम में इतना बड़ा बाथटब है, मुझे इसे इस्तेमाल करने का मौका ढूंढना होगा। जब वे बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम से लगी बड़ी बालकनी पर कदम रखा तो वह भी उससे प्यार करने लगी। और यह एक अच्छा बोनस है, बिल्कुल मुफ्त। अगर यह मेरा अपार्टमेंट होता तो मैं यहाँ एक छोटी सी कॉफ़ी टेबल और 2 कुर्सियाँ ज़रूर रखती। काम के बाद मैं यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी सकती हूँ, सूर्यास्त और तारों को देख सकती हूँ और दिन की सुंदरता का आनंद ले सकती हूँ। कितनी अफसोस की बात है कि इस अपार्टमेंट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह एक ऐसा सपना है जिसे मैं अपने जीवन काल में कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतने बड़े अपार्टमेंट की इतनी प्रमुख लोकेशन पर कीमत कम से कम 5 या 6 मिलियन होगी, इसमें कोई शक नहीं। वह इतनी रकम थी जिसे वह पूरी जिंदगी काम करने पर भी कभी नहीं कमा सकती थी। जीवन में कुछ चीजें या तो आप उनके साथ पैदा होते हैं या आपको उन्हें पाने का मौका ही नहीं मिलता। पूरे अपार्टमेंट को देखने के बाद अर्जुन काफी संतुष्ट था। उसने पिछली रात ही सामने वाले कमरे में रहते हुए लेआउट देख लिया था, इसलिए वह इससे सामान्य रूप से परिचित था। आज की उनकी यात्रा केवल उनके निर्णय की पुष्टि करने के लिए थी। श्रीमान अर्जुन, अब जब आपने अपार्टमेंट देख लिया है तो आपका क्या विचार है? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जगह के लिए 6 मिलियन से अधिक। न केवल ये शुरुआती कीमत से प्रति वर्ग मीटर 10,000 कम है, बल्कि हम एक पार्किंग स्थल भी शामिल कर रहे हैं। ये वास्तव में एक शानदार सौदा है। अच्छा ऐसा है। अर्जुन ने जानबूझकर अपने बगल में बैठी संजना की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? क्या तुम्हें ये पसंद आई? अगर तुम्हें पसंद आई तो मैं इसे खरीद लूंगा। संजना को पहले ही पता चल गया था कि अर्जुन खास तौर पर इसी अपार्टमेंट के लिए यहाँ आया था। मेरी राय का कोई खास महत्व नहीं है। वह जानबूझकर मुझे एक बाहरी व्यक्ति के सामने सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विशाल ने स्थिति को गलत समझा और तुरंत संजना की ओर देखने लगा। हे भगवान, 6 मिलियन से अधिक कीमत का अपार्टमेंट, और वह इसे अपनी साथ वाली महिला के लिए खरीद रहा है। यह आदमी कितना अमीर है? विशाल ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ संजना से पूछा। श्रीमती संजना, आपका क्या विचार है? यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हों तो कृपया बेझिझक पूछें। अपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन क्या आप कीमत और कम नहीं कर सकते? संजना ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि आपकी जैसी रियल एस्टेट कंपनियां आजकल अपने कर्मचारियों को आंतरिक छूट दे रही हैं। अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन करता है तो उसे प्रति वर्ग मीटर 500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विशाल अवाक रह गया। क्या उन्हें सचमुच इसके बारे में पता है? वह उस अंतर की राशि खुद हड़पने की योजना बना रहा था। अर्जुन भी थोड़ा हैरान था। उसका मोलभाव करने का कोई इरादा नहीं था, वह तो बस बातचीत कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि संजना सचमुच उसके लिए सौदेबाजी शुरू कर देगी। ऐसा लगता है कि बाहर जाते समय किसी महिला को साथ ले जाने के कुछ वास्तविक फायदे हैं। अगर उसने सचमुच पैसे बचाए होते तो वह उन बचत को उसके लिए उपहार में बदल देता, अपार्टमेंट देखने के लिए उसके साथ आने के लिए धन्यवाद के रूप में। कुछ लोग स्वभाव से ही कंजूस होते हैं, वे जितने अमीर होते जाते हैं उतने ही कंजूस होते जाते हैं। कुछ लोग कंजूस होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और वे उदारता नहीं दिखा सकते। लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे उन लोगों के प्रति कभी कंजूसी नहीं करते जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और अर्जुन बाद वाली श्रेणी की व्यक्ति था। विशाल ने मन में सोचा, लगता है मिस संजना ने आने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी। आपको इसके बारे में पता भी है? ये सुनकर विशाल ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है।
श्रीमान अर्जुन, अगर आप आज ही अपार्टमेंट लेने की पुष्टि कर दें, तो मैं तुरंत वापस जाकर कंपनी में आवेदन कर दूंगा। उन्हें अभी फोन करो। अर्जुन ने कहा, अगर मंजूरी मिल जाती है तो मैं आपके साथ ऑफिस जाकर तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। विशाल की आंखें चमक उठीं। मैं अभी उनसे संपर्क करूंगा। वह अर्जुन के निर्णायक रवैये से आश्चर्यचकित था। ऐसा ग्राहक मिलना दुर्लभ था जो एक बार देखने के बाद ही खरीदने का फैसला कर ले, और वह भी इतनी सहजता से। उनका सामना किसी वास्तविक दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी से हुआ होगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हालांकि उन्हें 500 रुपये प्रति मीटर का अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन 6 मिलियन से अधिक कीमत का एक अपार्टमेंट बेचना कई साधारण आवासीय इकाइयों को बेचने के बराबर था। उनके जैसे सेल्सपर्सन के लिए इस तरह की संपत्ति बेचना एक बिक्री से पूरे साल का खर्च निकल जाता है वाली स्थिति थी। आखिरकार, अगर वह इसे बेच देता तो कमीशन 1 लाख से अधिक होता। जब विशाल अपनी कंपनी में आवेदन करने गया तो संजना ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम डाउन पेमेंट करने की योजना बना रहे हो या पूरी रकम चुकाने की? चूंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं पूरी रकम चुका दूंगा। अर्जुन ने बेपरवाही से कहा, मुझे घर के कर्ज का गुलाम बनना पसंद नहीं है। अरे, मेरे पास तो सिस्टम है। मैं ईएमआई पर क्यों लूंगा? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। पूरा भुगतान ही करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। संजना अवाक रह गई। ये केवल कुछ मिलियन ही है, इतनी सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक घर जिसकी कीमत 5 या 6 मिलियन थी और वह उसे अचानक मन में आए विचार के आधार पर खरीद रहा था, पूरी रकम एक ही बार में चुका रहा था। अर्जुन का लहजा इतना सहज था मानो वह पत्ता गोभी खरीद रहा हो। इससे संजना को अर्जुन की संपत्ति के बारे में और भी गहरी समझ प्राप्त हुई। उसे याद आया कि किसी ने उससे एक बार कहा था कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हालांकि कई अमीर लोग आलीशान घर खरीदते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ डाउन पेमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे ईएमआई चुकाते हैं। बहुत कम लोग ही पूरी रकम एक साथ चुकाते हैं। एक तो उन्हें लगा कि किसी प्रॉपर्टी में इतनी बड़ी रकम लगाना पैसों का अच्छा उपयोग नहीं है, बाकी पैसे को कहीं और निवेश करना बेहतर होगा। दूसरी बात यह थी कि वे एक साथ इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसलिए जो लोग घर के लिए पूरी कीमत चुका सकते थे, वे आमतौर पर असाधारण रूप से धनी लोग होते थे, ऐसे लोग जो नकद में कुछ मिलियन या यहाँ तक कि करोड़ों रुपये खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। कुछ देर बाद विशाल मुस्कुराते हुए वापस आया। मैंने अपने मैनेजर से मंजूरी ले ली है। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस आज ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए और पूरी रकम चुका दीजिए। ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आपके कार्यालय चलते हैं, अर्जुन ने कहा। समझौता होने के बाद वे तीनों परिसर से निकल गए। हालांकि रियल एस्टेट कार्यालय तक का सफर थोड़ा अटपटा रहा। अर्जुन की कार में केवल 2 लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए विशाल को आगे चलने के लिए एक टैक्सी बुलानी पड़ी, जबकि अर्जुन अपनी स्पोर्ट्स कार में संजना के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। सौभाग्यवश रियल एस्टेट कंपनी ज्यादा दूर नहीं थी। विशाल उन दोनों को बिक्री केंद्र के एक वीआईपी कमरे में ले गया। किसी से उनके लिए एक एक कप कॉफी मंगवाने के बाद वह अनुबंध तैयार करने के लिए चला गया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और उनमें से अधिकतर संभावित खरीदार थे। जब दोनों आराम कर रहे थे, तभी अचानक एक खूबसूरत महिला अंदर आए और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब अर्जुन ने उसे स्पष्ट रूप से देखा, तो वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। ये लीना थी। अंदर प्रवेश करते ही लीना ने अर्जुन को तुरंत पहचान लिया। उनकी निगाहें मिलीं। फिर उसने अर्जुन के बगल में संजना को देखा और भौहें चढ़ा लीं। दिखने में वह महिला उसके बराबर थी, शायद उससे भी ज्यादा परिपक्व और आकर्षक। कल रात ही उसने मेरे साथ संबंध बनाए थे, और आज वो पहले से ही किसी दूसरी महिला के साथ मौज मस्ती कर रहा है। गुमराह आदमी। अगर सुमन उसे चुराने की कोशिश कर रही होती, तो मैं इसे थोड़ा नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन कोई और महिला? बिल्कुल नहीं। हमने एक रात साथ बिताई। इसका भी कुछ महत्व तो होना ही चाहिए। मुझे अपनी चीजों की जमकर रक्षा करनी होगी। अपने ग्राहक से विदा लेने के बाद लीना अकेले ही अर्जुन के पास चली गईं। लीना को देखते ही संजना को अचानक याद आ गया। यही वह दोस्त थी जो उस दिन अर्जुन के साथ बार में थी। किसी कारणवश उसे थोड़ी असुरक्षा महसूस हो रही थी। लीना को गुस्से में आते देख अर्जुन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर खरीद रही हो? लीना ने मन ही मन सोचा, जैसे कि मैं इस तरह की जगह खरीदने का सामर्थ्य रखती हूँ। लीना की मुस्कान में ईर्ष्या की झलक थी। मैं यहाँ एक ग्राहक के साथ हूँ। और ये क्या, अपनी प्रेमिका को घर खरीदने के लिए साथ लाए है? घर खरीदने वाली बात सच है। अर्जुन ने संजना की ओर देखा। लेकिन वह मेरी प्रेमिका नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है। ये संजना है। ये सिटी कॉमर्स में कल्याण ज्वेलरी स्टोर की मैनेजर हैं। वह मेरी कंपनी की ग्राहक भी हैं। जी हाँ, मिस लीना।
तनाव को भांपते हुए संजना ने तुरंत समझाने में मदद की। आज सुबह मैं और अर्जुन काम के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कुछ घर देखने आने का फैसला किया। मैं उसकी प्रेमिका नहीं हूँ, इसलिए कृपया गलतफहमी न पालें। ये सुनकर लीना को काफी अच्छा लगा। फिर भी वह घर खरीद रहा है और उसने मुझसे घर ढूंढने में मदद करने के लिए नहीं कहा। उसने इसके बजाय किसी दूसरी महिला से मदद मांगी। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे, मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आपको पत्तियों चाहिए कि मुझे इस बारे में गहने बेचने वाले से ज्यादा जानकारी होगी, है ना? चिंता मत कीजिए, मिस संजना। कोई गलतफहमी नहीं है। लीना ने मन में सोचा, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ। लीना ने एक सीट ढूंढी और मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तो आप कहाँ खरीदने की योजना बना रही हैं? क्या आपने अभी तक कोई जगह चुन ली है? मैंने एक चुन लिया है। बस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का इंतजार है। इतनी तेजी? लीना ने कहा, घर खरीदना किराने का सामान खरीदने जैसा नहीं है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। स्थान, संपत्ति का विकास, फ्लो प्लान, ये सभी वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। ये तो बस कुछ मिलियन ही हैं। इसे लेकर इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। लीना अवाक रह गई। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैं दूसरा खरीद लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लीना, अमीर और गरीब लोगों के सोचने का तरीका वास्तव में अलग होता है। कुछ देर पहले तक वह इस बारे में अपने नजरिए से सोच रही थी, लेकिन किसी सचमुच अमीर व्यक्ति के लिए ऐसा लगता था कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिरकार, ऐसा तो नहीं है कि वह अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही घर खरीद सकता है। ठीक है, तो आपने इसे कहाँ से खरीदा? लीना ने कहा, इंटीरियर डिजाइन के लिए किसी और को काम पर मत रखिए। मैं आपके लिए ये काम कर दूंगी। मैं गारंटी देती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी तरह से सुसज्जित बेचा जा रहा है। रहने के लिए तैयार है। लीना। तभी लीना की ग्राहक ने उसे बुलाया। वह 50 वर्ष की एक महिला थी जो काफी धनी प्रतीत होती थी। मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। जाने से पहले लीना ने संजना पर एक और नजर डाली और उसके चेहरे को अपने मन में बसा लिया। अर्जुन, क्या मिस लीना तुम्हारी प्रेमिका हैं? संजना ने संकोच से पूछा, क्या मेरी वजह से वह आपके बारे में गलत धारणा बना लेगी? कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। ओह, कुछ देर बाद विशाल तैयार अनुबंध लेकर लौट आया। उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुन, सुश्री संजना, कृपया खरीद कॉन्ट्रैक्ट को चेक करें। यदि सब कुछ ठीक है, तो आप हस्ताक्षर करके भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। अर्जुन ने उस पर मुश्किल से ही नजर डाली, लेकिन संजना ने दूसरी ओर उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। उसने कई सवाल भी पूछे। जो भी इसे देख रहा होता, उसे यही लगता कि घर वही खरीद रही है। जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि कोई समस्या नहीं है, तो अर्जुन ने विशाल से कलम ली, अपना नाम लिखा और लाल स्याही से अपने अंगूठे का निशान बनाया। हस्ताक्षर हो जाने के बाद विशाल ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने सौदा पक्का कर लिया था। मिस्टर अर्जुन, विशाल ने संजना की ओर सावधानीपूर्वक देखा और फिर पूछा, जब हम प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करेंगे, तो क्या ये केवल आपके नाम पर होगा, या हमें मिस संजना का नाम भी जोड़ना चाहिए? ये सुनकर संजना का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे पता नहीं था क्यों, लेकिन अचानक उसे बिना किसी कारण के घबराहट महसूस होने लगी। हालांकि वह जानती थी कि यह असंभव है। अर्जुन ने बेपरवाही से जवाब दिया, बस मेरा नाम। समझा। इसके बाद विशाल एक पोर्टेबल कार्ड रीडर लेकर आया। श्रीमान अर्जुन, कृपया भुगतान कर दें। कुल राशि 6.03 मिलियन है। अर्जुन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला, उसे स्वाइप किया और अपना पिन दर्ज किया। बीप। मशीन ने संकेत दिया कि भुगतान सफल रहा, जिससे उसका लगभग पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल सिस्टम का इनाम मिल गया। एक अच्छा घरेलू वातावरण ही एक नए जीवन की सच्ची शुरुआत है। मेजबान ने अचानक मन में आए विचार के आधार पर अपना पहला आलीशान अपार्टमेंट पूरी कीमत चुकाकर खरीद लिया। नकद पुरस्कार 8.88 मिलियन। बैंक बैलेंस 8.92 मिलियन। घर खरीदना ही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने तुरंत ही 2 मिलियन से अधिक का मुनाफा कमा लिया। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। भुगतान सफल होते देख विशाल तुरंत खातों की जांच करने गया। धनराशि प्राप्त होने की पुष्टि करने के बाद वह वापस आया और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और चाबियां अर्जुन को सौंप दी। श्री अर्जुन, हमारे आशियाना बिल्डिंग में घर के मालिक बनने पर आपको हार्दिक बधाई। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। विशाल ने आगे कहा, प्रॉपर्टी पेपर तैयार होते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। और अगर आगे आपको कोई समस्या आती है, तो आप सीधे आशियाना संपत्ति प्रबंधन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। विशाल की उत्साहपूर्ण विदाई के बीच वे दोनों कार में बैठे और चले गए। जब तक उन्होंने घर देखा और कागजी कार्रवाई पूरी की, तब तक काफी देर हो चुकी थी। संजना को सिटी स्क्वायर पर छोड़ने के बाद अर्जुन वापस मुड़ा और अपनी कंपनी की ओर चल पड़ा ताकि सुमन को ले सके, जो काम से छुट्टी ले रही थी। उसने वादा किया था और वह अपने वचन से मुकर नहीं सकता था।